Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.61 from Irido-Whitley series. इसमें हमें दे रखा है कि two touching bars 1 and 2 are placed on an inclined plane forming an angle alpha with the horizontal. ये एक डायग्राम हमें दे रखा है. इस डायग्राम में हमें दिखा रखा है कि भाई जो ब्लॉक्स हैं वो दोनों ब्लॉक्स एक इंक्लाइन प्लेन पर रखे हुए हैं और उस इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल अल्फा है. द मासेज ऑफ द बार्स M1 M2, ये बार हैं यानी कि ब्लॉक्स हैं एक तरीके से, M1 और M2 इनके मासेज हैं. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है यहाँ पर 1 के साथ K1 है और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन K2 है. और हमें ये भी दे रखा है इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है. हमसे ये पूछा गया है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बार्स इन द प्रोसेस ऑफ मोशन, जब ये चलेंगे या रुके हुए रहेंगे, जो भी मोशन होगा उनका उसके अंदर प्रोसेस में इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल फोर्स होगा वो कितना होगा. इन द प्रोसेस ऑफ मोशन, जब ये चल रहे होंगे, स्लाइड कर रहे होंगे, उस समय नॉर्मल कितना होगा और हमें कितना मिनिमम एंगल रखना पड़ेगा इनको स्लाइड करवाने के लिए. क्योंकि अगर एक अकेला ब्लॉक होता है तो हमें पता है कि एंगल ऑफ रिपोज जो tan थीटा है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर म्यू होता है तो tan थीटा इक्वल टू म्यू जब बन जाता है, वो पहला एंगल होता है थीटा बढ़ते बढ़ते जब tan थीटा जब म्यू की वैल्यू पर पहुंचता है, उस पहली बार वो जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट होता है जीरो एक्सेलरेशन से. क्योंकि नीचे लगने वाला mg sin थीटा, ऊपर लगने वाला म्यू mg cos थीटा जो फ्रिक्शन लिमिटिंग होता है उसके जस्ट बराबर पहली बार होता है. फिर उससे ज़्यादा एंगल थीटा बढ़ाएंगे तो mg sin थीटा बढ़ेगा और नॉर्मल फोर्स घटने की वजह से फ्रिक्शन फोर्स घटता है तो फिर वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है. लेकिन यहाँ पर दो ब्लॉक्स हैं, दोनों के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग है, तो इसके स्लाइड करने के लिए अगर ये अकेला होगा तो इसका tan थीटा इक्वल टू इसका म्यू 1 यानी कि K1, इसका tan थीटा इक्वल टू इसका म्यू 2 इसका यानी कि K2. इन दोनों के अलग अलग एंगल ऑफ रिपोज यानी एंगल ऑफ स्लाइडिंग तो आ सकते हैं, लेकिन अगर एक साथ होंगे तो हम ये चेक करें कौन पहले फिसलना चाहेगा, ठीक है ना, उसके हिसाब से डिफाइन होगा. तो सिनेरियो ये है कि ये मास M1 है, ये मास M2 एंगल अल्फा पर है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है M1 का K1 है, M2 का K2 है. एंगल ऑफ रिपोज जो होता है वो मिनिमम एंगल जहाँ पर ब्लॉक जस्ट स्लाइडिंग करना स्लिप करना स्टार्ट करता है, वो मिनिमम एंगल, उससे ज़्यादा एंगल पर फिर वो एक्सेलरेट करता है. tan फाई जहाँ पर क्या होता है म्यू के बराबर होता है यानी कि K कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है एंगल ऑफ रिपोज में, ये तुम्हें पता होगा. पहले ब्रॉड के लिए पहली बार के लिए tan फाई 1 उसका एंगल ऑफ रिपोज होगा उसके K1 के बराबर, दूसरे के लिए tan फाई 2 K2 के बराबर. यानी कि अगर अकेली बार 1 होती तो वो इस एंगल फाई 1 पर जो कि tan इनवर्स K1 होती उस पर स्लाइड करती, और दूसरी अगर अकेली रोड होती वो तो फाई 2 tan इनवर्स K2 इस पर एंगल ऑफ रिपोज पर इस पर स्लाइड करती. क्योंकि हमें K1 और K2 में रिलेशन दे रखा है कि K1 एंगल बड़ा है K2 से. tan थीटा क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है 0 से 90 डिग्री में ऐसा. तो K1 अगर K2 से बड़ा है यानी कि ऑब्वियस बात है कि एंगल फाई 1 फाई 2 से बड़ा हो गया ना, कि एंगल ऑफ रिपोज अगर सेपरेटली देखें कि एक वेज पर सिर्फ M1 को रखा जाए और दूसरे वेज पर सिर्फ M2 को रखा जाए, तो जस्ट स्लाइडिंग के केस में ये फाई 1 पर रिपोज होगी, ये फाई 2 पर, तो ये फाई 1 ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू फाई 2. लेकिन क्योंकि ये साथ रखे हुए हैं, हमें बोला है कि फाई 1 ज़्यादा होगा यानी कि पहला वाला जो ब्लॉक होगा M1 उसका एंगल ऑफ रिपोज ज़्यादा होगा यानी कि वो ज़्यादा एंगल पर स्लाइड करेगी. अगर मैं थीटा से एंगल को इंक्रीज करना स्टार्ट करूं अल्फा को, तो पहले फाई 2 आएगा क्योंकि वो छोटा एंगल है, और फिर बाद में फाई 1 आएगा, तो पहले फाई 2 आएगा तो पहले M2 स्लाइड करना स्टार्ट करेगा. फिर उसके बाद और बढ़ाता जाऊंगा तो फिर जो बड़ा एंगल आएगा उस पर M1 स्लाइड करना स्टार्ट होगा. लेकिन क्योंकि जो M2 है ऊपर वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक, ये पहले स्लाइड करना स्टार्ट करता अगर ये नीचे नहीं होता तो, क्योंकि ये बड़े वाले एंगल पर स्लाइड करना स्टार्ट करता है इनिशियली, जिस एंगल पर ये स्लाइड करेगा उस पर ये नहीं करेगा, तो ये जाकर के स्लाइड करने की वजह से इस पर जाकर के हिट करेगा, इससे टकरा जाएगा, उसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, लेकिन ये चलने नहीं देगा उसको क्योंकि इसका एंगल ऑफ रिपोज आगे है ज़्यादा. लेकिन एंगल ऑफ रिपोज उतना नहीं बन पाएगा इसके लिए, क्यों, क्योंकि अब ऊपर से एक और फोर्स लग रहा है नॉर्मल, तो उस एंगल से पहले ही अगर और एंगल बढ़ाएंगे तो उस एंगल पर जिस पर ये एंगल ऑफ रिपोज इसका फाई 1 था वहां पर आने से पहले, क्योंकि ऊपर का नॉर्मल बढ़ता जाएगा तो ये उससे पहले ये भी स्लाइड कर जाएगा. तो पूछा कि अल्फा मिनिमम जहां पर दोनों एक साथ स्लाइड कर जाएंगे, वो सेकंड क्वेश्चन है, वो भी हमें पूछा है. लेकिन जो इसका एंगल ऑफ रिपोज है उस पर तो ये नीचे वाला ब्लॉक उसको नहीं चलने देगा. समझ में आ गई क्या बात, क्योंकि तब तक नीचे वाले का एंगल ऑफ रिपोज नहीं आएगा और वो रेस्ट में रहेगा. तो सिनेरियो ये है कि अल्फा एंगल को इंक्रीज करेंगे 0 से, तो पहले बार 2 टेंड करेगी, वो चाहेगी स्लाइड करना, बट क्योंकि इसका फाई 2, क्योंकि एंगल ऑफ जो तुम्हारा रिपोज है वो एंगल ऑफ स्लाइडिंग वो कम है इस वजह से. लेकिन क्योंकि ये बार 1 के ऊपर रखा हुआ है, ये M1 के बिना, बार 1 के बिना नहीं चल पाएगा. अगर वो चलेगा तो फिर M1 को भी चलना पड़ेगा. ठीक है, अब सवाल का सिनेरियो हमें समझ में आया. तो अब इसका फर्स्ट पार्ट पर देखते हैं कि इंट्रैक्शन फोर्स अगर वो मूव कर रहे होंगे, तो मान लो अगर वो मूव कर ही रहे हैं, इतना एंगल अल्फा बन गया है कि वो दोनों मूव करना स्टार्ट कर ही चुके हैं, तो मान लो W एक्सेलरेशन से, जैसे कि रोडो में जनरली एक्सेलरेशन को W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम भी एक्सेलरेशन को W से ही लिख लेते हैं. A इक्वल टू मान लो W है, उससे ये दोनों के दोनों
स्लाइड कर रहे हो, स्लाइड करेंगे तो साथ चलेंगे क्योंकि ये तो पहले से ही चलने के लिए तैयार है जब ये चलेगा तो, और ये चलेगा तो फिर उसके साथ साथ ही नीचे की तरफ उस पर फिसलना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, तो दोनों जब चलेंगे तो साथ चलेंगे, इतना हमें पता लग गया φ1 φ2 k1 k2 की वैल्यूज के हिसाब से चलेंगे तो साथ चलेंगे, अदरवाइज ये अकेला इसको ऊपर जाकर क्लाइम करके तो जा नहीं सकता क्योंकि इसका एंगल ऑफ रिपोज ज़्यादा है, तो ये पहले नहीं चल सकता। अगर इसका एंगल ऑफ रिपोज कम होता, ये पहले चला जाता तो हो सकता है ये रुका हुआ रहता और ये अकेला नीचे चला जाता, फिर उसके बाद में ये अलग से नीचे की तरफ आता अगर एंगल अल्फा बढ़ता तब। लेकिन अभी क्योंकि इसका एंगल ऑफ रिपोज ज़्यादा है तो ये पहले नहीं चलेगा, ये चलेगा चलना स्टार्ट करे चाहेगा पहले, बट ये चलने नहीं देगा, तो एंगल अल्फा बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों एक साथ स्टार्ट कर जाएंगे स्लाइड करना, तो दोनों साथ चलेंगे। दोनों साथ चलेंगे तो एक्सेलरेशन ए है, ये मास m1 m2 अगर दोनों साथ ही चल रहे हैं तो एक ही ब्लॉक मान लो, इसको एक ही ब्लॉक मान लूंगा m1 प्लस m2 का, तो नीचे की तरफ टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू जी साइन अल्फा, क्योंकि नीचे mg लग रहा है, ये अल्फा है तो 90 माइनस अल्फा, तो कोस 90 माइनस अल्फा इधर साइन अल्फा कॉम्पोनेंट आ जाएगा, और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर mg का इधर की तरफ अगर ये एंगल अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल अल्फा बनेगा, तो इधर की तरफ कॉम्पोनेंट आ जाएगा mg कोस अल्फा। इंक्लाइन प्लेन के अलोंग फोर्सेज को रिजोल्व करना तुम्हें बेसिक से आना चाहिए सवालों को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो इधर की तरफ टोटल m1 जी कोस अल्फा और m2 जी कोस अल्फा, यानी कि टोटल m1 प्लस m2 जी कोस अल्फा, ये टोटल n1 और n2 जो भी लग रहे होंगे उनके इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्सेज वो उनके बराबर होंगे। ठीक है, n1 इसके बराबर अपने नॉर्मल के बराबर, n2 इसका नॉर्मल इसके m2 जी कोस अल्फा के बराबर। हालांकि ऊपर की तरफ जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो दोनों पर लग रहा होगा और ऊपर की तरफ लग रहा होगा, इनको एक सिस्टम मान लो, तो नीचे की तरफ टोटल m1 प्लस m2 जी साइन अल्फा खींचने वाला फोर्स और माइनस f1 माइनस f2 ये दोनों अपोज करने वाले फोर्स, ये वाला फ्रिक्शन जो होगा क्योंकि स्लाइड कर रहे हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू म्यू इनटू n लगेगा। ये नॉर्मल m1 जी कोस अल्फा इंटू k1 कर दूंगा, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो ये f1 आ जाएगा, और इसका जो नॉर्मल m2 जी कोस अल्फा उसको k2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन f2 निकल के आ जाएगा। क्योंकि n और n2 हमने देखे अभी इतने इसके बराबर n और n2, इनको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन k1 k2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रेस्पेक्टिवली फ्रिक्शन f1 एंड f2 आ जाएगा। अगर w एक्सेलरेशन है तो नीचे का फोर्स माइनस ऊपर का फोर्स इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन f इक्वल टू m लगा देंगे। पुलिंग फोर्स m1 प्लस m2 जी साइन अल्फा माइनस f1 माइनस f2 जो फोर्सेज है इक्वल टू टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन w। यहाँ से सोल्व करूंगा f1 और f2 की वैल्यू रख दूंगा इसमें, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आ जाएगी, m1 प्लस m2 से डिवाइड करूंगा तो ये तो कट जाएगा यहाँ पर, तो जी साइन अल्फा बचेगा। जी साइन अल्फा आता अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो होते, k1 k2 अगर जीरो हो जाते तो ये टर्म जीरो बन जाती और जी साइन अल्फा एक्सेलरेशन आता स्लाइड करते स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर। लेकिन क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो उसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो इस तरीके से आएगा, k1 k2 भी इसमें आएंगे, μ1 μ2 जिसको हम बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो वो बन जाएगा जी साइन अल्फा माइनस k1 m1 प्लस k2 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी कोस अल्फा, ये एक्सेलरेशन होगी। हमसे पूछा गया कि इनके बीच का नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा, तो नीचे वाले ब्लॉक को देख लेते हैं। नीचे वाले ब्लॉक पर जो ये वाला 1 है इसका मास m1 है, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, इस पर ऊपर से तो ऊपर वाला ब्लॉक नीचे की तरफ धक्का दे रहा होगा नॉर्मल फोर्स, खुद का फोर्स m1 जी साइन अल्फा लग रहा होगा, साथ ही साथ ऊपर जो नॉर्मल n1 लग रहा है वो तो m1 जी कोस अल्फा के बराबर है, तो इस डायरेक्शन में तो फोर्सेज बैलेंस्ड है। इस डायरेक्शन में अगर मैं देखूंगा तो ये जो एक्स्ट्रा इन दोनों के n1 और n2 के बीच का जो फोर्स है वो इस पर नीचे की तरफ लग रहा होगा, यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट होगा, तो ऊपर वाला ब्लॉक इसको नीचे धकेलेगा, ये उसको ऊपर धकेल रहा होगा। ठीक है, तो इसको नीचे जो फोर्स नॉर्मल लग रहा होगा साथ m1 जी साइन अल्फा, और ऊपर की तरफ जो लगने वाला फ्रिक्शन है m1 जी कोस अल्फा, इसका k1 टाइम्स नॉर्मल का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम्स, तो इस पर इक्वेशन लगा देंगे। इसकी भी एक्सेलरेशन तो w ही है ना, ये जो निकाली ये एक्सेलरेशन इसकी एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन हमें पता है, तो f इक्वल टू m में ए पता है, तो जो अननोन फोर्स होगा वो आ जाएगा, तो नीचे की तरफ m1 जी साइन अल्फा प्लस नॉर्मल माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू टोटल मास m1 इंटू एक्सेलरेशन w। अकेले 1 का FBD को सोल्व कराता पाया, हमें f1 की वैल्यू पता है वो रख देंगे, w की वैल्यू पता है वो रख देंगे, यहाँ से m1 जी साइन अल्फा m1 इस जी साइन अल्फा से w वाले से मल्टीप्लाई होकर के कट जाएगा, और यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, तो कैलकुलेशन है तुम खुद से भी कर सकते हो, अदरवाइज तुम यहाँ से भी देख सकते हो। नॉर्मल है, नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी k1 माइनस k2 इंटू m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू जी कोस अल्फा, ये नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी। ये जो नॉर्मल है ये नेगेटिव नहीं हो सकता, समझ में आ गई क्या बात, जो 1 है इस पर नॉर्मल लगेगा तो नीचे की तरफ, इस पर नॉर्मल ऊपर की तरफ नहीं लग सकता, यानी कि नॉर्मल नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ से हमें पता है कि नॉर्मल नेगेटिव कब होगा, जब k1 k2 से छोटा होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, यानी कि k1 k2 से बड़ा होना चाहिए नॉर्मल को पॉजिटिव होने के लिए, तो k1 k2 से बड़ा दे भी रखा है, तो ये नॉर्मल हमारा वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। k1 k2 से बड़ा क्वेश्चन में मेंशन्ड है, यहाँ पर देखो ये कंडीशन हमें गिवन थी, k1 इज ग्रेटर देन k2, और उसी के हिसाब से नॉर्मल आ रहा है। अगर ये एक साथ चलेंगे तो फिर k1 को बड़ा होना ही पड़ेगा, यानी कि नीचे वाले का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तभी साथ चल सकते हैं, ऊपर वाले का ज़्यादा होगा तो फिर पहले वाला नीचे वाला पहले फिसल जाएगा, तो कॉन्टेक्ट रहेगा ही नहीं उन दोनों के बीच में। और नेगेटिव होने का मतलब ये कि वो जो नॉर्मल जो पुशिंग फोर्स होना चाहिए था वो पुलिंग बन जाए, और नॉर्मल पुलिंग फोर्स हो नहीं सकता। समझ में आ रही बात, अगर वो चिपकाए हुए होते, ग्लू से चिपकाए होते तब पॉसिबल था, कोई दिक्कत नहीं थी कि नॉर्मल नेगेटिव हो जाता, फिर वो नॉर्मल नहीं एक तरीके से टेंशन बन जाती, खिंचाव बन जाता। ठीक है, तो ये नॉर्मल फोर्स वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव ही आएगा अगर k1 ग्रेटर देन k2 है तो।
ये नॉर्मल फोर्स आ गया। हमें जो बोल रखा था कि मिनिमम एंगल एट विच स्लाइडिंग स्टार्ट्स, तो इसकी स्लाइडिंग की हमने कंडीशन देखी थी कि φ2 क्योंकि φ1 से छोटा है तो बार 2 जो है वो पहले वो ट्राई करेगी बार 1 से पहले वो नीचे स्लाइड करने की, लेकिन नीचे जो बार 1 है वो उसका अपोज करेगा, वो उसको नीचे नहीं आने देगा, क्योंकि इसका स्लाइडिंग का एंगल, इसका फ्रिक्शन अभी है जो इसको रोक के रख सकता है। तो जब तक कि ऊपर से लगने वाला नॉर्मल और इसका खुद के एम जी साइन थीटा इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस नहीं कर जाते, तब तक ये नहीं चलेगा, और ये नहीं चलेगा तो इसको भी नहीं चलने देगा। तो या तो मैं यही कंडीशन लगा दूं कि ऊपर से नीचे की तरफ लगने वाला नॉर्मल, जब तक ऊपर वाले की एक्सेलेरेशन 0 होगी तो वो जो नॉर्मल बनेगा नीचे की तरफ उसका m2g साइन थीटा, ये m1 है और ये m2 है। तो इस पर नॉर्मल ऊपर लगेगा, इस पर नॉर्मल नीचे लगेगा। इस पर नीचे की तरफ जो लग रहा है खुद का m2g साइन अल्फा लगेगा, साथ ही साथ फ्रिक्शन f2। अब f2 तो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कम पड़ गया होगा, तभी तो नीचे आना चाह रहा है। तो हम लिखेंगे कि ऊपर की तरफ नॉर्मल प्लस f2 ये मिलाकर के m2g साइन थीटा को बैलेंस कर रहे होंगे, और इस पर लगने वाला नीचे की तरफ नॉर्मल प्लस खुद का m1g साइन अल्फा, इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन f1 के बराबर हो गया होगा। ये कंडीशन लगा देंगे तो ये पता चल जाएगा कि ये जस्ट स्लाइड किस कंडीशन में करेगा। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि जब वो चल रहे थे तो उसकी एक्सेलरेशन हमने निकाली, तो जब हमने ये इक्वेशन निकाली ली है कि जब वो चल रहे होंगे तो इस एक्सेलरेशन चल रहे होंगे, तो क्यों ना इस कंडीशन का यूज ले लिया जाए कि अगर एंगल अल्फा, किसी एंगल अल्फा पर ये चल रहे होंगे तो उस समय एक्सेलरेशन अल्फा पर इस तरीके से डिपेंडेंट होगी। अगर अल्फा को एंगल को कम किया जाए, अल्फा एंगल को कम किया जाए, तो इनकी जो एक्सेलरेशन है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। भाई बहुत कम एंगल, एक एंगल ऐसा आएगा जहां पर वो रुक जाएगा, तो वो एंगल अल्फा जहां पर वो एक्सेलरेशन घटते घटते 0 होगी, वो अल्फा वो मिनिमम वैल्यू है जहां पर वो जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट होंगे। समझ में आ गई क्या बात? या तो मैं ऐसे बोलूं कि अल्फा को बढ़ाते गए तो पहली बार जो एक्सेलरेशन आएगी वो यहाँ पर आएगी, और उस समय पर पहली बार जो एक्सेलरेशन आएगी वहाँ पर नीचे की तरफ लगने वाले जो फोर्स है जो ऊपर की तरफ लगने वाले फ्रिक्शन से बैलेंस्ड होंगे, और उस समय पर एक्सेलरेशन जस्ट 0 होगी। लेकिन एक्सेलरेशन उसके बाद आएगी, और वो उसके बाद जो एक्सेलरेशन आएगी वो तो इस तरीके की आएगी, यानी कि जब एक्सेलरेशन आना स्टार्ट होगा उसके बाद तो ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। 0 से आगे जितनी भी एक्सेलरेशन आएंगी, है ना, उस अल्फा से आगे तक ये वैलिड है, ये फॉर्मूला वैलिड है, ये फॉर्मूला वैलिड है फॉर एनी अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा मिनिमम टू स्लाइड। जो भी स्लाइड करने के लिए अल्फा मिनिमम पॉसिबल है उससे ज्यादा पर वैलिड, उससे कम पर ये पॉसिबल नहीं है, ये वाली एक्सेप्शन फिर नेगेटिव आ जाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि ब्लॉक्स ऊपर खिसकना स्टार्ट कर देंगे, डब्ल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जो अल्फा मिनिमम आएगा वो यही डिसाइड करेगा ये एक्सेलरेशन मिनिमम 0 हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। ऊपर की तरफ एक्सेलरेट नहीं कर सकते, हमने नीचे की तरफ माना था, तो नीचे की तरफ की एक्सेलरेशन या तो नीचे की तरफ वाली डायरेक्शन पॉजिटिव में आए, या फिर वो 0 रहे, ऊपर की तरफ नहीं स्लाइड कर सकते, फ्रिक्शन की वजह से अपने आप ऊपर चढ़ने स्टार्ट हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? तो हम बोलेंगे कि व्हेन दे स्टार्ट स्लाइडिंग बोथ द बार्स विल स्लाइड टुगेदर। अगर वो स्लाइड करेंगे तो दोनों के दोनों साथ साथ करेंगे, ये तो हमें पक्का पता है। और अल्फा मिनिमम वो होगा जब बार जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे, डब्ल्यू एक्सेलरेशन जस्ट 0 से। तो जस्ट एक्सेलरेशन जब डब्ल्यू 0 होगा तो यही कंडीशन यूज में ले लेते हैं, जब हमने डब्ल्यू कैलकुलेट कर ही लिया है तो ये जस्ट 0 होगा उस समय, और ये 0 होगा उस समय अल्फा मिनिमम होगा कि जिस समय पर स्लाइडिंग स्टार्ट होगी। और इसको सोल्व करेंगे तो सिंपल सा एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा, 10 अल्फा मिनिमम K1 M1 प्लस K2 M2 अपॉन में M1 प्लस M2। ये सिंपल सा एक्सप्रेशन तुम समझ सकते हो, ठीक है। बाकी जो मैंने दूसरा तरीका बताया था कि दोनों के बीच में जो फोर्स है नीचे m1g प्लस m2g, समझ में आ गई बात? वो साइन थीटा इक्वल टू ऊपर की तरफ लगने वाले जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, फ्रिक्शन फोर्सेज होंगे, दोनों पर लिमिटिंग हो रहे होंगे उस समय, वो उनके बराबर भी होंगे। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, मेथड 2 में चलो करके बता देता हूँ कि ये जो बार होगा, ये डायग्राम उठा लेते हैं, जिस समय स्लाइडिंग स्टार्ट होगी उस समय दोनों एक साथ चलेंगे, जिस समय स्लाइडिंग स्टार्ट होगी उस समय दोनों एक साथ चलेंगे। तो नीचे की तरफ लगने वाला W नियरली इक्वल टू 0 एक्सेलरेशन, नीचे दोनों चलेंगे तो नियरली 0 एक्सेलरेशन से दोनों साथ साथ चलेंगे तो एक ही ब्लॉक माना जा सकता है। तो नीचे की तरफ m1 प्लस m2 इंटू जी साइन अल्फा लगेगा, लेकिन ये अल्फा मिनिमम वो एक्सेलरेशन है जहां पर स्लाइडिंग स्टार्ट हुई है। और ऊपर की तरफ F1 और F2 दोनों लगेंगे, और ये लिमिटिंग लगेंगे, ये भी लिमिटिंग लगेगा और ये भी लिमिटिंग लगेगा। तो नीचे की तरफ का फोर्स अल्फा जस्ट एक्सेलरेशन जस्ट 0 होने के लिए डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू जस्ट ऊपर की तरफ लगने वाला अपवर्ड फोर्स, वो बन जाएगा m1 प्लस m2 इंटू जी साइन अल्फा मिनिमम इज इक्वल टू ऊपर की तरफ लगने वाले कोफिशिएंट जो लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसका नॉर्मल फोर्स होगा m1g साइन कोस अल्फा और इसका m2g कोस अल्फा। तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन K1 K2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर की तरफ लगने वाले F1 प्लस F2 लिमिटिंग आ जाएंगे, वो बन जाएगा ये F1 लिमिटिंग व F2 लिमिटिंग, तो बन जाएगा K1 इंटू M1g कोस अल्फा प्लस वो बन जाएगा K2 प्लस M2g कोस अल्फा। ये मिनिमम है, अल्फा मिनिमम। तो क्या होगा, ये M1 प्लस M2 इंटू जी साइन अल्फा मिनिमम इज इक्वल टू ये K1 M1 प्लस K2 M2 इंटू जी
कोस अल्फा मिनिमम ये कॉमन आ जाएगा, जी से जी कट जाएगा, और देखो साइन अल्फा बाई कोस अल्फा इधर आ जाएगा, साइन बाई कोस, और ये उधर चला जाएगा, तो ये टेन अल्फा मिनिमम वो बन जाएगा K1 M1 प्लस K2 M2 अपॉन में M1 प्लस M2। ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। ये सेम ही आंसर है जो यहाँ पर आ रहा है। तो या तो तुमने जो W निकाला उसका यूज में ले लो, W जस्ट 0 होगा उस समय, और या फिर तुम अलग से ही सोल्व कर लो इसको कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ अपवर्ड फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि दोनों साथ चलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम तुम्हें कंप्लीटली समझ में आ गई होगी, कोई भी डाउट रहा नहीं होगा। अगर रहा है तो वीडियो को बैक करके जरूर देख लेना, और फिर भी कोई डाउट हो तो अपना टेलीग्राम पर जो डाउट ग्रुप है, माफियाज डाउट क्लास ग्रुप, वो ज्वाइन कर लेना। सर्च करोगे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और वीडियोज़ के लिंक और नोट्स वगैरह के लिए तुम फिजिक्स माफिया यूट्यूब चैनल, सॉरी टेलीग्राम का जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर सकते हो। उस पर तुम्हें क्लासेस की अपडेट्स वगैरह सारी तुम्हें लिंक वगैरह मिलती रहती। ये दोनों ही, या तो तुम सर्च करोगे फिजिक्स माफिया और माफियाज डाउट क्लास ग्रुप, तो तुम्हें टेलीग्राम पर दिख जाएंगे, नहीं दिखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी तुम जा करके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी अच्छे से इंटरेस्टिंग से कंसेप्ट के साथ में और अगले सोल्यूशन के साथ में। तब के लिए बाय।